प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, सक्सेस चंद्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स के मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मॉडल सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक ले उसको नहीं देख पाए हैं तो उसे भी आप देख लें। इसमें जो निर्देश दिया गया हुआ मॉडल सेट 1 के निर्देश से आप देख लेंगे। सारे निर्देश वही है कि जान गए कि 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों को हल करना है, जवाब देना है, OMR सीट पर रंगना है। तो सारे निर्देश को देख लेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी खंड अ और खंड ब बनाना है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और खंड ब में जो है विषयनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो आपको इसमें मैं ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। अगर आपका ग्रामर पोर्शन है तो ग्रामर का ज़्यादा क्वेश्चन हल करें। अगर आपको जो है टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो बनी है, उस किताब से अगर तैयारी अच्छा है तो उसका जवाब देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलिए प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कहा है, तो यहाँ देखिए कि इन्होंने यह जो है आधुनिक काल के कवि है। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि है। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आप जानते होइएगा कि इन्होंने बातचीत पाठ जो है लिखे हैं। उसमें विशेष रूप से बातचीत के बारे में बताया गया है कि बातचीत हमें कैसे करना चाहिए दूसरों व्यक्ति के साथ। कितने व्यक्ति के साथ अच्छा बात होता है, तो 2 व्यक्ति के साथ अच्छा बात होता है, खुलकर बात होता है। अगर 2 से अधिक व्यक्ति होता है तो समझिए बतबनावन बात होता है। इन्होंने विशेष रूप से इस पर चर्चा किए हैं। तो आप देखते रहिए, लगातार जो है एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में जो है हेल्प मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो यह 1915 ईस्वी का रचना है। ये प्रसिद्ध रचना है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको लिखे हुए हैं। तो आप जो है पाठ के साथ साथ ध्यान में करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो याद रखना, उसने कहा था। इसमें लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदारनी की कहानी है और जो है बहुत मज़ेदार कहानी है और जो है चरित्र प्रधान कहानी है। तो आप ध्यान में करते। अगला क्वेश्चन हमारा 3 है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो यह जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी जो है आपको जेपी आंदोलन भी किए थे और इन्होंने पटना के गांधी मैदान में जो आंदोलन किए थे वो संपूर्ण क्रांति, उसमें बहुत भीड़ लगी थी। उसी के बारे में जो है विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किए हैं, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 4, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो है दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी का पूरा नाम रामधारी श्री दिनकर है और दिनकर जी को हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। अर्धनारीश्वर में उन्होंने वर्णन किया है आधा नारी और आधा स्त्री की बात हुई है, अर्थात जो है शंकर भगवान यह रूप धारण किए थे, उन्हीं का एक प्रतीक है। रोज कहानी का अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका मालती है। मालती जो है इस रोज कहानी के प्रमुख पात्र है। मालती का शादी जो है महेश्वर से हो जाता है, जो एक डॉक्टर रहता है, सर्जन डॉक्टर रहता है। वह चीर फाड़, काट छांट, उंगली को गोर, ऑपरेशन सब चीज करते रहता है। मालती जो है उसका शादी जो हो जाता है तो एक पुत्र का जन्म देती है, उसका नाम टीटी रहता है। और जो है रोज जो है कहानी का लेखक चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी है और अज्ञे जी है मालती के रिश्ते में भाई लगते हैं। एक बार जाते हैं अज्ञे जी किनके यहाँ, मालती के यहाँ, और वहाँ जो देखते हैं मालती का स्थिति, उसी के बारे में वर्णन किया है। एक अगला क्वेश्चन हमारा है 6, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो भगत सिंह है। इसका लेखक जो है भगत सिंह है और भगत सिंह ने एक लेख लिखे हैं। लेख मतलब एस्से और एक लेटर, यानी एस्से लिखे हैं भविष्य में जो है किस तरह से हमको रहना चाहिए, कैसा पढ़ाई करना चाहिए, उस पर उन्होंने एक लेख लिखे हैं। और एक पत्र जो है अपने मित्र के नाम लिखे हैं, सुखदेव के नाम, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा है।
और जो है इसी के बारे में जो है देशभक्ति थे, आप जानते हैं भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था 1931 में, तो ये आपको ये याद रखना है। आगे है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो बातचीत, ओ सदा नीरा, तिरिछ हंसते हुए मेरा अकेलापन, वह है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा उनका रचना है। और ओ सदा नीरा में जो है सदा नीर मतलब प्लेन पानी, नीर मतलब जल होता है, सदा नीरा मतलब गंडक नदी को प्रतीक मानकर यह पाठ लिखा गया है। और गंडक किनारे जो भी व्यक्ति रहते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, उसका दैनिक जीवन को वर्णन किया गया है। अगला हमारा है 8वां जो है क्वेश्चन है, वह है सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो यह है मोहन राकेश का। मोहन जी, राकेश जी की हाल है मोहन भाई, सिपाही में भर्ती है तू, यानी सिपाही की माँ पाठ के लेखक मोहन राकेश है। इसमें जो है सिपाही जो है लड़ने के लिए जाता है और बहुत टाइम लग जाता है उधर लड़ते लड़ते, और वह एक स्वप्न की कहानी रहता है इसमें। अगला हमारा 9 नंबर है, जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? तो एक आत्मकथा है, यानी आत्मा की कथा है जो भीना हुआ है, बचपन में लेखक को जो भी भीना हुआ रहता है वही बात इसमें जो कहा गया, इसलिए इसको आत्मकथा है, आत्मा की बात इसमें लिखा हुआ है। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चे में जब रहते हैं और जूठा उठा भोज उज होता रहता है, उसमें जो है बड़े आदमी के घर जाता है तो जो है जूठा न लेकर आता है, वही सब खाता रहता है। और इनको जो है विद्यालय में कलीराम एक टीचर रहते हैं, तो वाल्मीकि जी को बहुत मारते रहते हैं, और उसके बाद झाड़ू लगाते रहते हैं स्कूल में भर दिन, 2 दिन, 3 दिन। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो यह एक डायरी निबंध है। यह डायरी में लिखा करते थे कौन? तो मलयज लिखते थे। और जो है यह मलयज की कहानी है, डायरी लेखन है, उसी के बारे में क्या क्या है वो सारे बात इसमें लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? नहीं, प्रेम की पीर कवि कौन है? जयसी जी। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो जयसी जी है, याद रखेंगे। अगला हमारा जो है सूरदास किस भाषा के कवि है? तो यह ब्रज भाषा की कवि है। अगला हमारा है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास की माँ के नाम तो हुलसी है, लेकिन तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? तो यह इसका नाम है राम बोला। क्या बोला? तो राम बोला। उनका बचपन का नाम है राम बोला। राम ने क्या बोला तो तुलसी बोला। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, वह नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यह था स्वामी अग्रदास। क्या था? तो स्वामी अग्रदास। अगला हमारा क्वेश्चन है 15, वह है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दिया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा 15 का। अगला हमारा प्रश्न है, वह तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। कौन? तो तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। अगला हमारा है 17 नंबर प्रश्न, वह है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र के लिए जो वियोग की थी, यानी एक पुत्र रहता है वो मर जाता है और उसी पुत्र के वियोग में उसकी माँ जो है बेचैन रहती है, और वही माँ कौन है? तो एक सुभद्रा कुमारी चौहान है जो लेखिका है, जो है कवित्री है। यह लेखिका भी है और कवित्री भी है, कविता भी लिखती है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान का एक पुत्र रहता है, उसी के बारे में वर्णन की हुई है, बहुत दुखद कविता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था। इसका सही जवाब सी है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल क्या है? तो छत्तीसगढ़ है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 20, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय की रचना है। वार्तालाप का संधि विच्छेद बताना है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वार्ता जोड़ आलाप। वार्ता जोड़
आलाप, इसका सही जवाब बी होगा। अगला है 22 नंबर, नायक का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक है तो नए जोड़ अक होगा, इसका सही जवाब नए जोड़ अक है। पिछले मॉडल सेट में भी दिया हुआ है गायक का, और तो गायक है तो गए जोड़ अक होगा, नायक है जो नए जोड़ अक होगा, लायक रहता तो लय जोड़ अक होता, याद रखना है। अगला हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर क्या है कि अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद करना है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन, अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु जोड़ एसन। अगला है उद्गम का संधि विच्छेद बताना है। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही जवाब है उत जोड़ कम यानी उद्गम, यानी द हलंत है तो त हो जाएगा, त हलंत हो जाएगा, उद्गम यानी उत जोड़ गम, सही जवाब बी होगा। प्रश्न संख्या 25 है। यह क्लास 12 का हिंदी दनादन है, लगातार चल रहा है। इसमें व्याकरण का टेक्स्ट बुक का धुआं धुआं उड़ रहा है, आप लगातार बने रहे। प्रश्न संख्या हमारा 25 में क्या है, निश्चल का संधि विच्छेद करिए। तो निश्चल का संधि विच्छेद सही क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा बी, निह जोड़ चल, यानी विसर्ग इसमें छूट गया है, तो निह जोड़ चल यानी निश्चल हो जाएगा। याद रखेंगे। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा प्रत्यय पहले नहीं लगता है, बाद में लगता है। तो लूट ले एरा, लूट ले एरा यानी लूट शब्द हटा लेंगे और एरा में हटा देंगे अलग, तो लुटेरा होगा। लूट जोड़ एरा होता है तो एरा हो जाएगा इसमें। सही जवाब इसका जो होगा सी होगा, सही जवाब क्या होगा, सी होगा, एरा, एरा इसमें जो है प्रत्यय है। अगला प्रश्न हमारा इसमें क्या है, तो अगला प्रश्न है वह है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या है, किसी शब्द के पहले जाकर जो है लग जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे ज्ञान में अ आके जुट गया था, अज्ञान मतलब मूर्ख, अज्ञान मतलब पढ़ा लिखा था, यानी ज्ञान मतलब ज्ञानी पहले से जो जानता था, अज्ञान मतलब मूर्ख। तो अज्ञान, ज्ञान में अ जुट गया, इसलिए अ प्रत्यय इसका सही जवाब जो है अ उपसर्ग होगा, नहीं, सही जवाब इसका अ होगा। अगला हमारा जो है 28 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ राजकुमार में कौन सा समास है, तो यहाँ देखना है 28 नंबर का सही जवाब दिया है क्या है, तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। 4 ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है कौन, तो राजकुमार। दाल रोटी, दाल जितना भैलू दाल का उतना भैलू रोटी का, बीच में योजक चिन्ह रहे तो हमेशा याद रखे, द्वंद्व समास, यानी बीच में माइनस का चिन्ह का, ये योजक चिन्ह को हम सपोज दैट माइनस मान लेते हैं, तो माइनस है, जितना वैल्यू दाल का उतना वैल्यू रोटी का, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, तो यहाँ योजक चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यह द्वंद्व समास होगा, याद रखना। अगला हमारा 30 नंबर प्रश्न है, वह क्या है कि घनश्याम कौन सा समास है, घनश्याम कौन सा समास है, तो 4 ऑप्शन है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो सही जवाब होगा कर्मधारय समास, इसका सही आंसर ए होगा। अगला हमारा प्रश्न है चौराहा, चौराहा कौन सा समास है। चौ जो राह यानी चौराहा, 4 राहों का जो है सम्मिलन होता है, यानी 4 मतलब संख्या हुआ, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। वैसा शब्द जिससे संख्यावाची हो, वैसा शब्द जो संख्यावाची हो, संख्या का बोध हो, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास, याद रखेंगे। अगला हमारा 32 नंबर प्रश्न है, पीताम्बर कौन सा समास है, तो पीताम्बर का जो है सही जवाब है वह है बी, बहुव्रीहि समास, जिसका अर्थ दूसरा निकले, पित्त जोड़ आम्बर यानी पीताम्बर यानी बहुव्रीहि समास होगा। अगला हमारा है सर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सर तो दिखने से लगता है अंग्रेजी शब्द, तो सर मतलब होना चाहिए महाशय, तो यहाँ महाशय नहीं होगा, यहाँ सर मतलब सरोवर को कहते हैं, यानी तालाब को कहते हैं,
इसलिए इसका सही जवाब डी होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा? तो होगा विराग। अनुराग का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द, वह विराग। आगे है कि यहाँ अध का विपरीतार्थक शब्द इति। इति अध मतलब आधुनिक, इति मतलब प्राचीन, पुराना बात को इति बोलते हैं। अध मतलब अभी, जो आज है। अगला हमारा है 36 नंबर प्रश्न। कृष्ण का विलोम क्या होना चाहिए? काला, सफेद, शुक्ल, उजला। क्या होना चाहिए? 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब सी होना चाहिए। कृष्ण का विलोम जो है उल्टा है, वह शुक्ल होना चाहिए। अस्थावर, अस्थावर जो है इसका विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए वह है जंगम। अस्थावर का सही जवाब होगा वह होगा जंगम, यानी 37 नंबर का बी होगा सही जवाब। अगला हमारा 38 नंबर प्रश्न है। नर, नर का विपरीतार्थिक शब्द होगा वह होगा नारी। नर मतलब पुरुष, नारी मतलब होता है स्त्री। आगे है स्तुति का विलोम शब्द। स्तुति मतलब एक तरह से कृपा करना, कृपा करना, कुछ चीज़ मांग करना, डिमांड करना, प्रार्थना करना, किसी भगवान को स्तुति करना। तो इसका जो है विलोम अर्थात उल्टा शब्द को हमको ढूंढना है। तो उल्टा शब्द क्या होगा? तो होगा निंदा करना, यानी शिकायत बतियाना। अगला है संध्या का विलोम। संध्या मतलब होता है शाम, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा प्रातः। प्रातः, इसका मतलब प्रातः मतलब होता है सुबह और संध्या मतलब होता है शाम। तो प्रातः के उल्टा संध्या होगा, संध्या का उल्टा प्रातः। आगे है शिव का उपासक क्या कहलाता है? जो शिव के उपासक होते हैं, शिव के बारे में पूजा पाठ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे शैव बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम शैव। सही जवाब इसका बी होगा। आगे हमारा 42 नंबर प्रश्न है। व्याकरण धराधर चल रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। तो अपने पैर पर खड़ा होना, इसका मतलब है कि हम स्वावलंबी हो गए हैं, हम अपने आप सब चीज़ देख रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो यही इसका सही जवाब। आगे है 43 नंबर। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी अचानक मुसीबत आना। आसमान टूटना मतलब अचानक मुसीबत आना। 43 का सही जवाब बी होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 44 का। 44 नंबर क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत अनुभवी होना। घाट घाट जाना, बहुत जगह घूमना, इसका मतलब अनुभव प्रदान करना, अनुभव प्राप्त करना। अगला हमारा प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत दुखी होना। 4 ऑप्शन है। बहुत दुखी होना, रोना, नाराज होना, क्रोध होना। तो बहुत दुखी होना। त्राही त्राही मतलब बहुत स्थिति खराब होना। अगला है स्वर्ण का विशेषण। स्वर्ण मतलब होता है सोना। सोना का विशेषण अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब स्वर्णिम होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा स्वर्णिम। स्वर्णिम यानी स्वर्णिम किसका विशेषण है? तो स्वर्ण का। जगत का विशेषण क्या होना चाहिए? जगत का विशेषण जगदीश होना चाहिए। जगदीश जो है जगत को बनाने वाला है, जगत को रक्षा करने वाले को हम जगदीश बोलते हैं। इसका सही जवाब जो है बी। प्रश्न संख्या जो है 48, यह है कि दिन का विशेषण क्या होगा? तो दिन मतलब तो जो जानते हैं दिन रात का विपरीत होता है। तो दिन का विशेषण आपका सही जवाब होगा दैनिक। सही जवाब होगा बी, यानी दैनिक। अर्नय का समानार्थी शब्द बताना है। 49 नंबर प्रश्न है अर्नय, और इसका समानार्थी का मतलब हुआ समान अर्थ बताना है, वह हो जाएगा विपिन। विपिन मतलब अर्नय। आगे है तलवार। तलवार की बात करना है तब तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? सायक होगा। तलवार का विलोम सायक। उसके बाद है घुटने टेकना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, योग करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। तो घुटने टेक लेना इसका मतलब है कि आप हार मान लिए हैं। घुटने टेकना मतलब हार मानना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे?
यानी कौन उनको दीक्षा देते थे, दीक्षा दिए। तो सही जवाब होगा नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। आगे हम बढ़ते हैं, इसका सही जवाब होगा, अगला प्रश्न है खारा का विलोम। तो खारा, खारा का विलोम तो खोटा होगा, खारा का विलोम क्या होगा तो खोटा होगा। 53 नंबर का सही जवाब होगा, यह होगा ए, खोटा। आगे हम 54 नंबर सवाल की बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी, पंच जोड़ बटी यानी 5 बटी की बात की है, तो वह संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास होगा। यह समास होगा वह द्विगु होगा। समाज का विशेषण होगा सामाजिक। समाज का विशेषण क्या होगा तो होगा सामाजिक। स आकार, म आकार, ज हर्षी, क सामाजिक। सामाजिक का जो है सही जवाब होगा। आगे हम प्रश्न संख्या जो है 56 की बात कर लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है कि अपना काम निकालना। इसका सही जवाब जो है वह होगा बी, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना। अगला प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है, उनको दीक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो दीक्षित। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 हमारा है, वह है उदंड का विलोम क्या होगा। उदंड, उदंड शब्द तो प्रायः आप सुनते रहते हैं। इसका सही जवाब, उदंड मतलब बदमाश होता है, उसका सही जवाब उल्टा होगा, वह होगा विनम्र, विनम्र। इसका सही जवाब बी नम्र होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 59, उपवास। उपवास में कौन सा उपसर्ग है तो उप है, उपसर्ग, उपसर्ग जो है उप उपसर्ग है। उपवास में उप उपसर्ग है, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, उसने कहा था, कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। कौन है तो वह है लहना सिंह। लहना सिंह जो है उसने कहा था पाठ के जो है नायक है, हीरो है। और इसका लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा कहानी है, पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। इसलिए आप इसको अभी तक तो वर्तमान में जो है कि लहना सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह, ये सब हजारा सिंह सब उसी का पात्र है, लेकिन मेन नायक जो है लहना सिंह है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 61 है। हाथ पैर में कौन सा समास है। तो हाथ पैर, जितना महत्व हाथ का उतना महत्व पैर का है। बीच में योजक चिन्ह माइनस रहे, द्वंद्व समास। इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास, याद रखना। आगे है तुलसीदास की बात कर दिया है। तो तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जो है आपको किस काल के कवि है तो भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास भक्ति काल के कवि है। प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही जवाब होगा विद्या जोड़ आलय। तो 2 में है जो है यहाँ आलाय दे दिया है, इलाई नहीं होगा। इसका सही जवाब बी होगा, विद्या जोड़ आलय। आप से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी आपसे हम बाहर हो गए, क्या बोले क्या करे कि हम आपसे तो बहुत क्रोधित हो गए, आपके कंट्रोल से हम बाहर हो गए। इसका मतलब है कि हम बहुत क्रोधित होना। आगे की ओर है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। यह जो है किस पाठ से लिया गया है, इसका जवाब आपको देना है, सोचना है। इसका सही जवाब होगा संपूर्ण क्रांति। इसमें राजनीति की बात की है और एक लोकतंत्र यहाँ शब्द है। इससे अगर हम रिलेट करते हैं इसको संपूर्ण क्रांति को, तो हमारा आंसर जल्दी पकड़ाता है। और पिछड़ा बात यहाँ भी है संपूर्ण क्रांति में। और जो है अपना देश क्या, अपना बिहार राज्य भी पिछड़ा हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 66, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय बाद में लगता है, तो आनंद जोड़ इत। इसका मतलब इसका सही जवाब है वह है बी, आनंदित में इत प्रत्यय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। लंबोदर कौन सा समास है, यानी लंबोदर कौन सा समास है। 4 ऑप्शन है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव,
समास बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, लंब जोड़ उदर, अर्थात गणेश जी की चर्चा यहाँ हुई है। गणेश जी की चर्चा हुई है तो आप गणेश जी जानते हैं उनका पेट जो है बहुत बड़ा है, भोजन पत्थर करते होंगे ज़्यादा, इसलिए बड़ा नहीं है। तो ये सब नहीं सोचना है पेट बड़ा हो गया तो बहुत भोजन नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही जवाब होगा बहुव्रीहि। जैसा वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ अलग निकलता हो वो बहुव्रीहि समास होता है। अक्ल का अंधा, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको कि अक्ल का अंधा होता है वह जो है कौन सा, उसका अर्थ क्या होगा, तो दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मूर्ख होना। अंधा मत होना, दृष्टिहीन नहीं होना, मूर्ख होना, इसका बी सही जवाब होगा। बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं कि बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। अगला प्रश्न है साकार का विलोम शब्द क्या है? साकार तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो साकार का सही जवाब होगा वह निराकार होगा। साकार जो है जिसका आकार पॉजिटिव हो उसका निगेटिव होगा निराकार, कोई आकार न हो। अगला हमारा प्रश्न है निश्चय का संधि विच्छेद करना है। तो निश्चल, इससे पहले निश्चल था और यह निश्चय है, तो इसमें भी जो है सही जवाब इसका हो जाएगा ए, निः जोड़ चय, यानी जहां आधा च रहे उसके लिए विसर्ग का प्रयोग करना है और आंसर क्लियर करके आगे बढ़ना है। अगला हमारा प्रश्न संख्या जो है 72 है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, रीति काल के। रीति काल के कवि माने जाते हैं भूषण। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता किनको कहते हैं? तो देवता तो हम ईश्वर को भी बोलते हैं, भगवान को भी बोलते हैं, देव को भी देवता बोलते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन है, आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयाग। तो इसमें आपको सही जवाब ढूंढना है। तो उनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। प्रश्न संख्या 75 है। मलयज की रचना नहीं है। कौन ऐसा इसमें है जो उनका रचना नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा सी, बकलम खुद उनका रचना नहीं है, बाकी दोनों उनका रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 76। ज्ञात का विलोम होगा, क्या होगा? तो अज्ञात। ज्ञात मतलब जानकार होता है, अज्ञात मतलब जो नहीं जानता। भारत का विशेषण है, तो भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारतीय। सही जवाब ये हो जाएगा भारतीय। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है वह है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 79। निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो वह होगा स्तुति करना, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है धरती का विलोम शब्द क्या होगा? तो धरती का विलोम शब्द, यानी धरती तो नीचे है, तो इसका विलोम शब्द ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला क्या है? तो आकाश है। आकाश, धरती का विलोम होता है आकाश, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं आकाश के विलोम पाताल होता है, यह गलत है। धरती का विलोम आकाश होगा और आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? तो धरती, लेकिन लोग कहता है आकाश का उल्टा पाताल होता है। अगला हमारा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह चरित्र प्रधान कहानी है। ये मॉडल सेट 1 में भी था, याद रखेंगे। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का घर, गांव का घर कैसा होता है याद है? तो गांव का घर एक कविता है जिसका रचनाकार ज्ञानेंद्र पति है। तो गांव का घर जो होते हैं वह जो है आपको मिट्टी उट्टी वगैरह का बना हुआ रहता है। तो इसमें जो है विशेष रूप से किसकी चर्चा हुई है? तो यह जो है गांव का घर जो है संशयात्मा है।
कविता संग्रह कैसी है, तो संशयात्मा है। और गांव का घर में गांव के जो है मिट्टी उट्टी का जो लेप पोत घर बनता है, लोग जो है पूजा पाठ करता है, वही सब गांव का घर के बारे में विशेष रूप से चर्चा है। पुराना कहानी जो है घटता है उसे सब के चर्चा विशेष रूप से है। 83 में जो है सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरदास ही सूरसागर के कवि है। आगे है रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज कहानी के कहानीकार अज्ञय जी है। सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञय। आगे है वैध का विलोम क्या होगा, वैध शब्द है तो अवैध होगा। ऐसे वैध जो है दावा हुआ बनाता है वो वैध होगा तो फिर उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। और यहाँ वैध जो होता है वैलिडिटी की बात करते हैं, तो वैलिडिटी का मीनिंग जो है यहाँ होगा अवैध, अनवैलिड। अब समझ गए, अनवैलिड। ने जोड़ अन कर दीजिए, अगर नायक रहता तो नए जोड़ अन होता, याद रखेंगे। नैन है, चैन है तो चे जोड़ अन हो जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बातचीत में बातचीत के बारे में बताया है वो बाल कृष्ण भट्ट है। बास से बातचीत, बास से बाल कृष्ण भट्ट, याद रखेंगे। मालती के पति का नाम क्या है, तो उसके पति का नाम महेश्वर है। इसका सही जवाब सी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है 89 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 है जगन्नाथ का संधि विच्छेद, तो जगत जोर नाथ। इसका सही जवाब ए होगा, जगत जोर नाथ। अगला प्रश्न है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका सही जवाब बी, गजानंद माधव मुक्ति बोध। सही जवाब बी होगा। अगला है 91 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि, मिट्टी, पाताल, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वह होगा भूमि, वह होगा भूमि। सही जवाब ए होगा 91 का। प्रश्न संख्या हम 92 की बात कर लेते हैं। करबक किनकी रचना है, तो करबक मलिक मोहम्मद जैसी जी का रचना है। करबक में 2 पद कहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी अपने बारे में विशेष रूप से चर्चा किए हैं। आगे है कि कामचोर, यानी काम में चोर होता है उसको हम कामचोर बोलते हैं, तो उस कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। अगला है हमारा 94 क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, यानी कौन ऐसा जो है रचना है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो भी रचना देख रहे हो रामधारी सिंह दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए जो है ये पाठ को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो उर्वशी में ही रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मा के विशेषण जो है आत्मीय होगा। इसका सही जवाब बी होगा, आत्मा का विशेषण आत्मीय होगा। आजकल कौन सा समास है, आजकल कौन सा समास है, तो आजकल अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। आजकल अव्ययी भाव समास है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या जो है हम 97 की ओर बढ़ रहे हैं। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, यानी हार जीत जो कविता है उस किस कविता से ली गई है। और इससे पहले जान लीजिए कि हार जीत के कवि है अशोक वाजपेयी, और यह किस अथी से लिया गया है, किस कविता से संग्रहित किया गया है, तो कहीं नहीं वहीं अधिनायक 10 तस्वीरों जिन्होंने जीना जाना है। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा ए, कहीं नहीं वही, ए से यही कविता संग्रह से लिया गया है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तजोर घाटन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, उत्तजोर घाटन। उद्घाटन का सही जवाब उत्तजोर घाटन। रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है वर्मा में है। इसका सही जवाब बी होगा। रंगून कहाँ, तो वर्मा में। वहीं पे जो है सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश की जो है वहीं पे लड़ने के लिए जो है जाता है। सिपाही की माँ पाठ में है, उसका पुत्र जो रहता है वह वहीं लड़ने जाता है। वर्मा, वर्मा जो है रंगून वहीं है, वर्मे में रंगून है, याद रखेंगे। आगे है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए
है वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है डैश डैश। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सिपाही की माँ से। इसका रचनाकार जो है मोहन राकेश है। तो आज के लिए यह 100 प्रश्न था। इसमें से परीक्षा में केवल 50 प्रश्न ही हल करना है और जो है उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हल करते हैं तो आपको सीरियली ऊपर से देखकर 50 काउंट जहां होगा वहां के बाद से चेक नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बनाएं। सही 50 प्रश्न ही रहेंगे और जो पोर्शन आपका सही है, ग्रामेटिकल सही है तो ग्रामेटिकल ही बनाएं, ज़्यादा वही बनाएं। और किताब अगर पढ़े हैं तो किताब का ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करें। और उम्मीद है कि आप बिहार बोर्ड में टॉप करें, अच्छे नंबर से पास करें, उदास नहीं रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे। बिहार बोर्ड बहुत आसान बोर्ड है, यहाँ से अच्छा अंक उठाया जा सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।